हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय एम के सर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स का टॉपिक गॉस की प्रमेय। और अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जिसमें हमने पहला अनुप्रयोग पढ़ लिया अनंत एक लंबे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब ये दूसरा अनुप्रयोग है जिसमें लिखा हुआ है क्या आपकी स्क्रीन पर, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखा हुआ है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस इतना एक सवाल बन के आएगा और मैं जैसा कि आपको बताता हूँ कि बस सवाल को पढ़ना है और इसी से हमें चित्र बनाना है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है क्या कि एक आवेशित अचालक क्या है, चादर। तो ये किस टाइप से बनाएंगे, हम थोड़ा बनाने का प्रयास करेंगे क्योंकि चित्र बनाना भी आवश्यक होता है। तो मान लीजिए हमने ऐसे एक चादर को बना लिया, क्या है, ये एक चादर है और इस चादर को हमने क्या दिया हुआ है, प्लस आवेश दिया हुआ है। तो जब हम इसको प्लस आवेश देंगे, ये एक इस पर पूरी प्लेट पे समान रूप से वितरित होगा। अब हमें इस प्लेट के निकट क्या करना है, यह चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसके लिए एक डेरिवेशन निकालना है। तो हम कल्पना करेंगे, ठीक है ना, हम किस चीज़ की कल्पना करेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और वो भी गॉस के नियम के अनुप्रयोग से। किससे, गॉस के नियम से, गॉस की थ्योरम से। तो गॉस की थ्योरम जो होती है वो किसके लिए होती है, वो होती है बंद पृष्ठ के लिए। अब यहाँ तो बंद पृष्ठ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे गुजरने वाला एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। वो कैसे, हम मान लेंगे इस तरीके से, कोई एक बेलनाकार बंद पृष्ठ है, ये क्या है, बेलनाकार बंद पृष्ठ है, ये हो गया बेलनाकार बंद पृष्ठ है जो इस चादर से होकर गुजरता है। ये काल्पनिक मान लिए, ये वास्तव में है नहीं, बस हमने क्या किया है, इसकी कल्पना कर रखी। ओके, तो अब क्या है भाई, इस चादर के कारण इस वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी, आप मान लीजिए चादर ऐसे है सीधी, तो चादर से इधर को और इधर को दोनों तरफ को निकलेगी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ऐसे बाहर की ओर होगी। यहाँ पर भी कैसे होगी, बाहर की ओर होगी, चादर से ऐसे बाहर की ओर होगी, ठीक है ना। तो ये किसकी दिशा होगी, ये होगी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा। अगर इधर देखेंगे तो इधर भी किसकी दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा हो गई। अच्छा, अब हम इसमें दूसरी चीज़ क्या खींचते हैं, हम खींचते हैं इसमें स्थिति सदिश, ठीक है ना। तो स्थिति सदिश खींचेंगे तो अगर ये बेलनाकार पृष्ठ है, इसके बाहर दूसरी तरफ इसके जो ये वाला पृष्ठ है, ठीक है ना, इस पर खींचेंगे जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इस पर स्थिति सदिश, तो ये भी बाहर की ओर ही होगा ए। इस तरह से ई और ए के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो, यानी कि सॉरी, ई व ए के बीच कोण कितना आएगा, जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। अगर इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है भाई, यहाँ पर ई का मान, ई की दिशा इधर है और इसका जो पृष्ठ है ये गोलीय पृष्ठ है, इसकी दिशा भी किधर होगी, बाहर होगी। तो ए के इन दोनों के बीच बनने वाला क्या होगा, कोण थीटा इक्वल टू जीरो। लेकिन इस पृष्ठ का एक हिस्सा ये भी तो है जो इस तरह गोलाई में है। अब यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है और यहाँ पर इस पृष्ठ के स्थिति सदिश की दिशा किधर को है, ऊपर को है। तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण है पहला, इसे कह सकते हैं थीटा वन, और थीटा वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जीरो। दूसरा कोण इसे कह सकते हैं थीटा टू इक्वल टू जीरो, और तीसरा कोण थीटा थ्री, इसको हम मान सकते हैं। इस तरीके से हमने इसके 3 एंगल निकाल लिए। अच्छा, इस में अब हम क्या करेंगे, कुछ लैंग्वेज, हमको कुछ भाषा लिखनी पड़ती तो कुछ भाषा लिख देंगे। क्या लिखेंगे, जैसा कि हमने बिल्कुल अपने पास से नहीं लिखना है, जैसा हमें बनाया है चित्र में बिल्कुल वैसे ही लिखना है। क्या कि माना अनंत विस्तार की क्या है, कोई चादर है। अनंत विस्तार की क्या है, कोई चादर है जिसके निकट
हमें क्या करना है, जिसके निकट वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये और लिख देंगे, अनंत विस्तार की कोई आवेशित, क्या लिख देंगे भाई, आवेशित चादर होगी तभी उसके पास वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। जब वैद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है तो अब हम मान लेंगे, हमने क्या माना, जो हमने अब ये जो अंदर काल्पनिक बेलनाकार वक्र पृष्ठ बनाया है, बंद वक्र पृष्ठ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि गॉस की प्रमेय में बंद पृष्ठ के लिए है, इसलिए इसकी हमें आवश्यकता पड़ी। तो हम इस पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे चित्रानुसार, चित्र के अनुसार मतलब चित्र से है, ठीक है ना। चित्रानुसार हमने क्या किया हुआ है कि एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ, चित्रानुसार काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की है। या लिख लो, बेलनाकार पृष्ठ चादर से गुजरता है, क्या करता है, गुजरता है, ऐसा हमने मान लिया। एक बेलनाकार पृष्ठ है, वो क्या है, चादर से गुजर रहा है, ऐसा हमने मान लिया। अब इस पूरे बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 5। देखिए इसको, इस वाले पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा, 5 मान लेंगे। इस वाले पृष्ठ से गुजरेगा वो उसको कितना मान लेंगे, 5 मान लेंगे। और इस वाले पृष्ठ से जो गुजरेगा उसको क्या मान लेंगे हम, 5 मान लेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स। तो हम क्या लिखेंगे कि काल्पनिक बेलनाकार या काल्पनिक बेलन से लिख दो, बेलनाकार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 5 5 अच्छा मान लगा दो जरा। देखिए 5 क्या होता है, ए ई कॉस थीटा या ई ए कॉस थीटा। तो अगर जहाँ पे हम 5 की बात करेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा 1। अच्छा 5 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा 2। ऐसे 5 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा 3। अब इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब क्या कहेंगे हम, 5 5 5 के मान समीकरण किस में रख दें, 1 में रखने पर। भाई समीकरण 1 में जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 5 है तो आ जाएगा 5 = देखिए 5 की जगह पे क्या लिख देंगे, ई ए कॉस थीटा 1 प्लस लगा लिया। 5 की जगह पे क्या लिख देंगे, ई ए कॉस थीटा 2 प्लस लगा लिया। 5 की जगह पे क्या लिख देंगे, ई ए कॉस थीटा 3। अच्छा एक बात बताओ, ई ए सब में है, इसको बाहर निकाल दो, ई ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा 5 बराबर ई ए बाहर निकल गया, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3। अब एक चीज़ और देखिए ज़रा, थीटा 1 थीटा 2 के मान लगाइए, क्या क्या मान है हम यहाँ देख पा रहे हैं चित्र से। देखिए ये है थीटा और कहाँ गया 1, ये क्या है थीटा 1, और थीटा 1 का मान कितना है, थीटा 1
थीटा वन, थीटा वन का मान क्या है 0। भाई पृष्ठ ऐसे जाके ऐसे गुजर रहा है ना चादर से, तो इधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इधर ही स्थिति सदिश की दिशा, तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या है 0। इधर थीटा टू इजकल टू भी क्या हो जाएगा 0। इधर ऐसे ये देखो पृष्ठ की ऊपर को दिशा होगी ना स्थिति सदिश की दिशा और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो थीटा थ्री बराबर कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे थीटा वन बराबर 0, थीटा टू बराबर 0 और थीटा थ्री बराबर कितना लिख देंगे 90 डिग्री। ये सारे मान उठा के रखो जरा, तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा फाई बराबर ई ए इंटू कॉस। थीटा वन का मान कितना है, थीटा वन का मान है 0, थीटा वन का मान कितना है 0, थीटा टू का मान 0, थीटा थ्री का मान 90। तो रखो जरा, थीटा वन का मान है 0 प्लस कॉस थीटा टू का मान है 0 और कॉस थीटा थ्री का मान है 90 डिग्री। इन सब की वैल्यू लगाओ जरा। तो कॉस 0 का मान कितना होता है बताओ कॉस 0 का मान कितना होता है 1 और कॉस 90 का मान कितना होता है बताओ 0 होता है। लगाओ जरा, तो फाई इजकल टू हो जाएगा, ये ई ए जो है इसको ऐसे लिख लेंगे। अच्छा भाई, कॉस 0 का मान 1 प्लस कॉस 0 का मान 1 प्लस कॉस 90 का मान 0, तो फाई बराबर कितना आ गया ई ए इंटू 2 या 2E A कह सकते हैं। फाई बराबर आ गया 2E A। मान हमें किसका निकालना है E का, किसका निकालना है E का, तो फाई के और A के मान और लगा देंगे या इसको कर देंगे E बराबर, भाई E यहीं रहेगा ये इधर आ जाएगा, तो ये मान लगा लो पहले A का मान। तो A का मान क्या लगाओगे बताओ, A का मान जो लगेगा वो लगेगा, अभी A को A रहने दो फिर आगे A का मान लगाएंगे। पहले हम लगा देते हैं किसका मान फाई का मान। तो गॉस की प्रमेय यहाँ पे लगेगी क्योंकि गॉस की प्रमेय का ही अनुप्रयोग है। गॉस की प्रमेय से भी फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जरा रखो इसमें, तो ये हो गया फाई की जगह पे, यहाँ पे देखिए यहाँ रखना है, ये हो गया आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 2E A। हो गया नहीं हो गया। अच्छा एक चीज़ और लीजिए, अगर हम इस A को उठा के इधर ले आएँ Q के नीचे, तो ये आपका हो जाएगा Q अपॉन A इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 2E। अच्छा ये क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर होता है सिग्मा के, इसके बराबर होता है सिग्मा के बराबर होता है, और इसे क्या कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा को क्या कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। अच्छा क्षेत्रीय आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होगी यहाँ से, अगर हम यहाँ से सिग्मा बराबर Q अपॉन लें तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को क्षेत्रीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे काय से लिखते हैं बताओ, इसे सिग्मा से लिखते हैं। काय से लिखते हैं सिग्मा से लिखते हैं। तो ज़रा वैल्यू लगाओ, जहाँ पर Q अपॉन A है वहाँ क्या लिख सकते हैं सिग्मा। तो देखिए यहाँ पर क्या है Q अपॉन A, क्या है Q अपॉन A। तो अब इधर आ जाओ जरा, यहाँ से इसको उठा लो, ठीक है ना, और यहाँ आ जाओ। अब देखिए यहाँ पर Q अपॉन A की जगह पे हम क्या लिखेंगे सिग्मा। तो ये हो गया सिग्मा इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन इजकल टू
क्या है 2e। ये बाकी का सब ऐसे लिख लिया, ठीक है ना, ये ऐसे लिख लिया, इसको भी ऐसे लिख लिया। Q/A जो था इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे क्या लिख दिया सिग्मा, ठीक है ना। तो भाई अब इस 2 को अगर इधर लाएंगे तो E बराबर कितना हो, इस 2 ये हो जाएगा सिग्मा 1/, और ये यहाँ गुणा में है तो इधर आके कहाँ जाएगा नीचे, तो ये एप्सिलॉन के साथ हो जाएगा, तो बराबर क्या बचेगा E। अब इसको सीधा कर लो, E को पहले लिख लो, तो E बराबर क्या आएगा 1/2 आगे लगा लो, 1/2, और ऊपर क्या है सिग्मा, नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है अनंत विस्तार की चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अनुप्रयोग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जो समझ में ना आए या उसे समझना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।